इस केस में मटेरियल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि उसको बारीकी से देखेगी और मुझे उम्मीद है कि इस मामले पर जो मैं बताया कि एनएसए चलने लायक नहीं है। जब तक क्या एनएसए नहीं हटेगा तब तक मनीष कश्यप बिहार नहीं आ पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि अगर एक मजबूत आधार नहीं बता पाते हैं तमिलनाडु पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट हटा देगा मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए? चलते चलते आपको क्या लग रहा है कब तक उम्मीद है कि ये सब प्रक्रिया खत्म हो सकती है एनएसए वाली? सरकार को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यही सब तर्कहीन बातें होती है और इसी सब पे कोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इतना भ्रमकारी लगा। समाचार पत्रों के माध्यम से उनको आधार बनाकर उन्होंने भी संज्ञान लिया। नमस्कार, आप समाचार सूत्र देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एक बहुत ही फेमस वकील, अब जो पूरे बिहार में इनका चर्चा चल रहा है, शिवनंदन भारती जी साथ हैं। आज 21 अप्रैल है। मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से कि आपका एनएसए लगाने का आधार क्या है, इसका पहले जवाब दीजिए। यहाँ पर हमारे जो जुडिशरी सिस्टम होता है, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है, सुनने का अधिकार। तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको अपने पक्ष के बारे में क्या कहना है। फिर दोनों पक्ष की बात को लेने के बाद एक निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक अपॉर्चुनिटी दी गई तमिलनाडु स्टेट को कि आप हमको बताइए कि इस परिस्थिति में जो है आप जो लगाए हैं एनएसए उसका क्या ग्राउंड है। इस पूरे प्रकरण में जो मनीष कश्यप का जो प्रकरण था उसमें बोला गया कि आपने आखिर क्यों लगाया है, इसका ग्राउंड क्या है। और आपको वैसे भी मैं बता दूं कि एनएसए लगने का जो ग्राउंड है, कई दफे जिक्र भी हुआ है, फिर से रिपीट कर दें कि उसका लगने का सिंपल सा ग्राउंड है कि यदि राज्य की और देश की सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा यदि खतरे में है तो ऐसे परिस्थिति में एनएसए लगती है। और वो भी प्रिवेंटिव यदि संदेह है आपके रहने से कहीं खतरा न उत्पन्न हो जाए तो आदमी को उसको गिरफ्तार करके पुलिस जो है सो रख सकती है। तो एनएसए तो इसीलिए बोला कि आपको कैसे, ऑन व्हिच बेसिस यू आर सेइंग दैट कि ही इज डेंजर फॉर द स्टेट और कंट्री। आपके पास क्या आधार क्या है कि आप इसको कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर एक मजबूत आधार नहीं बता पाते हैं तमिलनाडु पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट हटा देगा मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए? देखिए, एनएसए का ग्राउंड जो जहां तक लीगली पॉइंट, वो बहुत लोगों को हजम नहीं होती है। मैं तो बहुत निष्पक्षता से बात को रखता हूँ। इसमें एनएसए का ग्राउंड नहीं है। हर चीज का अपना एक मेजरमेंट है, हर चीज का एक इंग्रेडिएंट होता है। तो उस जो परिस्थिति वो केस का है और ये कह देना कि उसने फेक वीडियो बनाया है, उस केस का अवलोकन जब आप करेंगे तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं है फेक वीडियो बनाने का। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर नाम आया है और इंडियन एविडेंस के एक्ट के मुताबिक मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट ए पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। तो उसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। तो एविडेंटरी वैल्यू नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में वो तो वैसे ही चला गया। अब सवाल ये है कि एनएसए का, और जो आपने जिक्र किया है कि फेक वीडियो की बात जो बताई जा रही है वो दूसरे व्यक्ति पर चार्ज है। इस पर एलिगेशन ये है कि ये भ्रामक खबर फैलाया। तो इसके अलावा बहुत सारे चैनल ने इस खबर को चलाया। एक बात, फेयर कमेंट का कंसेप्ट है, जब बहस चलेगा तो बहुत डिटेल में चलेगा इस पर। फेयर कमेंट में कि यदि विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर यदि कोई बात पर बहस होती है तो वो एक खबर का आधार बनता है। तो ये बिहार विधानसभा के अंदर ये मामला उठा कि मारा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इतना भ्रमकारी लगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उनको आधार बनाकर उन्होंने भी संज्ञान लिया। तो जब मुख्यमंत्री जी भ्रमित हो गए, जब विधानसभा के अंदर अपोजिशन के लीडर भ्रमित हो गए, यदि भ्रमण की, और ये कोई बड़ी नई बात थी नहीं, कोई अनोखी बात नहीं थी कि बिहारियों को जो है सो नहीं मारा जाता है, महाराष्ट्र में बहुत सारा प्रमाण है। तो तमिलनाडु में जो प्रकरण की मामला हुई थी, ये मान लीजिए कि जिस तरीके से दिखाया, एक आध वीडियो का जो जिक्र किया गया वो फर्जी पाया गया, जिस आधार पर ये सब चीज हुआ। तो ये जो अभी कोर्ट में डिस्कशन के दौरान यही तमाम तरह के बिंदुओं को रखा जाएगा विस्तार से और तब सुन के आपके अनुभव के आधार पे क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है तो बेसलेस है? बेसलेस, देखिए हमारे अनुभव और गेस से नहीं चलता है। कभी कभी जज साहब का माइंड टू माइंड वेरी करता है कि उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, उनके सामने किस तरह का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ओवरऑल इस तरह के परिस्थिति में वो एनएसए का कोई ग्राउंड रीजनेबल मुझे नहीं लग रहा है केस को देखते हुए। तो ये चीज को यदि वो कन्विंस करने में वहां पर इस बात को सफल हो जाते हैं तो उनके ऊपर एनएसए हट जाएगा। यदि वो दमदार तरीके से बात को नहीं रखते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और लोगों में एक वहम की स्थिति जो है कि कपिल सिब्बल आ गए,
तो आपको इतिहास उनका केस का रेशियो देखिए कि कितने केस में वो जीते हैं। इसलिए कि एक मनीष बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, बहुत हाँ, बड़ा एक डर का कि ये कपिल सिब्बल आ गया इसीलिए वो केस जीत जाएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। जितने केस व्यक्ति से नहीं होता है, केस के मटेरियल पर होता है। तो उसमें ये लोगों में एक बेवजह का, चूंकि देखिए कोई आदमी पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड करते हैं, इसका मतलब वो हर केस में जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सब चीज लोगों के मन में एक भ्रम है, वो बात नहीं। जिसका तर्क अच्छा होगा, जिसके पास ग्राउंड अच्छा होगा, वही व्यक्ति केस को जीतता है। तो इसलिए कि कपिल सिब्बल उसमें बहस कर रहे हैं इसीलिए मनीष कश्यप हार जाएगा, ये सोचना एक साइकोलॉजिकली जो है सो नर्वस करने का स्ट्रेटजी है। और इस केस में मटेरियल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि उसको बारीकी से देखेगी, और मुझे उम्मीद है कि इस मामले पर जो मैं बताया कि एनएसए चलने लायक नहीं है। तो 28 अप्रैल को अगली सुनवाई है माननीय न्यायालय में। तो क्या लग रहा है, जब ये लोग अपना एक मजबूत आधार नहीं दे पाएंगे तो उसी दिन एनएसए हटाया जा सकता है? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी ये कह देना कि 28 को ही हट जाएगा, फिर कोई नई बातें आ जाए, नया कोई रिकॉर्ड को जरूरत पड़े, तो वो अगले तारीख पर क्या होगी, वो बहस के दौरान फिर नई परिस्थिति उत्पन्न होती है। और जैसे आपको लगेगा कि आज डिसाइड हो गया, फाइनल मटेरियल हमको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो और कुछ डॉक्यूमेंट्स का वो रिक्वायर्ड यदि उनको होता है तो मांगते हैं। कभी कभी एक चीज इन शॉर्ट आप समझिए, प्रोसीजरल पनिशमेंट की प्रक्रिया ही सजा के बराबर होती है। तो मान लीजिए 10 दिन बाद 20 दिन बाद यदि ये पता चलता है, या 2 महीना बाद 4 महीना बाद कि एनएसए का ग्राउंड नहीं था, लगा दिया गया, लेकिन इस दौर से जो गुजर गया तो प्रक्रिया से ही गुजरा, वही पनिशमेंट है। अगर 3 महीना लोग जेल में रह जाए, उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई इसको इसके लिए ये मटेरियल नहीं था, ये इम्पोज किया गया, तो उसके जीवन की अवधि भले उसको मुआवजा दे दे, कुछ दे दे, लेकिन जीवन का वो जो क्षण वो संकट में गुजरता है, वो फिर तो वापस आता नहीं है, वो जो पल होता है। तो प्रक्रियात्मक ही पनिशमेंट जिसको कहते हैं प्रोसीजरल पनिशमेंट, तो ये बाद में वो भी डिक्लेयर होता है, लेकिन कानून है उसका आपको सम्मान करना ही पड़ेगा जो भी है। ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि बहरहाल मनीष कश्यप का संकट बरकरार है। अभी आम लोगों के दिमाग में सर एक सवाल ये है बहुत ज्यादा कि जब तक क्या एनएसए नहीं हटेगा तब तक मनीष कश्यप बिहार नहीं आ पाएंगे? नहीं, बिहार आने जाने का वो कोई सवाल नहीं है। हाँ, ये बात तो है कि एनएसए है तो उसके तहत वो वहाँ पर रखा गया है, नज़रबंद करके या जो भी चीज़ करके वो पुलिस को अपना ये होता है। लेकिन इस केस में अभी प्रोडक्शन होना है इनका, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक टेक्निकलिटीज़ है। और कि यहाँ पर आने पर अभी बहुत सारा केस इसके ऊपर हुआ है, सब में बेल लेना होगा, पहले एनएसए हट जाए, तो वो सब चीज़ चल रही है। अब देखिए क्या हो सकता है। एक अंतिम सवाल है, इसी के साथ हम लास्ट कर देंगे। कपिल सिब्बल जी ये कहे हैं कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट से उसके करीब 60 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और ये कथित रूप से फर्जी वीडियो वायरल किए हैं और ये पत्रकार नहीं है बल्कि राजनेता हैं और ये चुनाव भी लड़े हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा, पत्रकार को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, यही सब तर्कहीन बातें होती है। और इसी सब पे कोर्ट भी जो है सो नाराज हो जाती है। आप ये कहाँ लिखा है कि पत्रकार चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये कहाँ लिखा? और ये जो फॉलोवर होना क्या अपराध की श्रेणी में होता है? ये तो किसी व्यक्ति की लोकप्रियता है कि 60 लाख उसका फॉलोवर है, तो ये उसकी लोकप्रियता का पैमाना है। चलते चलते आपको क्या लग रहा है, कब तक उम्मीद है कि ये सब प्रक्रिया खत्म हो सकती है एनएसए वाली? देखिए, अनुभव वो के आधार पे अनुभव के आधार पर इसमें मैं शुरुआत से कहा हूँ, 6 महीना से पहले वो उनका निकलना कठिन है। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था उसी दिन मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। 6 महीना से लेकर 1 साल के बीच में ही ये कस्टडी पुराने के बाद बाहर निकल सकते हैं, जो अभी प्रक्रियाओं से सारी प्रक्रिया और जितने भी हैं उसके आधार पर जो गणना किया जाए, जो एक एवरेज टाइम निकाला जाए एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे परिस्थिति में 6 महीना से साल भर का वक्त लगता है लोगों को। चलिए, बाकी आप ये खबर समाचार सूत्र पर देख रहे थे। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील और बहुत ही जानदार तरीके से अपने बातों को बेबाकी से रखने वाले वकील शिवनंदन भारती जी साथ में थे। अब आप मनीष कश्यप प्रकरण पे क्या सोचते हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। बाकी आप सर के बातों से कितने सहमत है कितने असहमत है वो भी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और मेरा नमस्कार स्वीकार करिए।